हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठंड कैसा है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। चलिए, आज तारीख है 3 जनवरी 2025। तो आज की करंट अफेयर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? तो यह कौन सा राज्य है? यह राज्य गुजरात है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में पीएम मुफ्त बिजली और सौर योजना के तहत स्थापित और पैनलों का दौरा किया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली सौर योजना छत पर सौर ऊर्जा के अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जो वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करती है और हाउस होल्ड पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर क्षमता में अग्रणी है। इसके बाद महाराष्ट्र 2487 मेगावाट पहले नंबर में गुजरात है, फिर दूसरे नंबर में महाराष्ट्र और तीसरे नंबर में जो है राजस्थान 1269 मेगावाट के साथ है। भारत की कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता 13,889 मेगावाट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उभयचर वर्गों के 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां, क्या नाम है? मिकिरी एक्सुलस इनका और नाइसिट बैट्रिकस इंटरनेली किस बाघ अभयारण्य में पाई गई? तो यह पाई गई है मुदुमलाई बाघ अभयारण्य में। इसका राइट आंसर है मुदुमलाई बाघ अभयारण्य। इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या है। उभयचर वर्ग की 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां माइक्री एक्सुलस स्पेलुनका गुफा नृत्य मेढक, और ये मेढक है जो गुफा में रहा, और नाइसिट बैट्रिकस इंद्रनील का रात्रि मेढक मुदुमलई बाघ अभयारण्य में खोजी गई है। मुदुमलई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली शामिल है, जिससे यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो यह किसने की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मध्यम आय जाल पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में इस जाल में फंसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रगति करने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। 1987 से वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: उच्च आय, उच्चतम मध्यम, उच्च आय और उच्चतम मध्यम उच्च आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय, जबकि उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़ाकर 86 हो गई। याद रखिएगा। और निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से घटाकर 26 हो गई। वर्तमान में 108 मध्यम आय वाले देश हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 75% हिस्सा बनाते हैं और वैश्विक जीडीपी में लगभग 38% का योगदान करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा अभियान द्वितीय में भारतीय नौसेना के किस नौकायान पोत का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है INSB तारिणी। INS तारिणी राइट आंसर ए है। INSB तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा के लिए यात्रा की, जिसे 2 अक्टूबर 1924 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा ध्वजांकित किया गया। यह भारतीय महिलाओं द्वारा दोहरे हाथ मोड़ में किया गया पहला वैश्विक परिभ्रमण है, जो भारत की समुद्री शक्ति और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। INSB तारिणी, जिसे 2017 में शामिल किया गया था, ने 66,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की है और कई प्रमुख अभियानों में भाग लिया है। यह पोत उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा और संचार प्रणाली से लैस है। अधिकारियों ने इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए कमांडर अभिलाष टॉमी के मार्गदर्शन में 3 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा जानवर, जिसे आमतौर पर रेटल कहा जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है? तो यह कौन सा जानवर है जो रेटल है? तो यह जानवर भी चीता है, जो कि हनी बैजर। राइट आंसर सी है। यह इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 7 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के तराई पूर्व वन भाग में पहली बार हनी बैजर, जिसे रेटल भी कहा जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। इस दुर्लभ दृश्य को 26 सितंबर 2024 को जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा जॉनर में प्रकाशित किया गया। हनी बैजर, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, शारदा नदी नहर के पास देखा गया। हालांकि इसे IUCN द्वारा कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन इसे भारत में बहुत कम देखा जाता है। यह भारत में बहुत कम ही पाया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है? तो यह राज्य है, इसका राइट आंसर डी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। हर साल 1 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदकों को कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए, जबकि कक्षा 12 पास करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्रों में 5 लाख तक के प्रोजेक्ट्स का समर्थन करती है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जिलों के लिए विशेष प्रावधान है। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के रूप में प्रति लेनदेन ₹1 दिया जाएगा, जो वार्षिक रूप से 2000 तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? तो यह कौन वंश है? तो यह चंदेल वंश से संबंधित थी। इसका राइट आंसर बी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने गोंड रानी दुर्गावती के लिए एक स्मारक और उद्यान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए
की परियोजना को मंजूरी दी है। रानी दुर्गावती दुगाढ़ा कंटका के गोंड साम्राज्य की रानी थी 1524 से 2024 तक और महोबा के चंदेल वंश की वंशज थी। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर में हुआ था, यूपी के बांदा जिले में, जो चंदेल वंश का हिस्सा था। 8वां पेरू में ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता? तो टोटल पदक 24। तो ये 13 कितना पदक है? तो 13 गोल्ड है, 3 रजत पदक है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है कांस्य। इटली दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे तीसरे स्थान। पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर भारत है। और अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम का स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रमुख आयोजन ISSF वर्ल्ड कप फाइनल है, जो 13 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है? तो यह इसका राइट आंसर है सी, अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, जो जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए शोध, शिक्षा और प्रभाव पर केंद्रित है। यह संस्थान भविष्य के नेताओं के लिए भारत का पहला व्यापक जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम विकसित कर रहा है। यह ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, शहर और बस्तियों और वायु और जल के 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। कौन कौन से क्षेत्र? शहर और बस्तियों और वायु और जल के तीनों क्षेत्रों में कार्य करता है, जो नीति निर्माण और नवाचार को सूचित करने के लिए अंतः विषय अनुसंधान और साझेदारी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 28 जनवरी से 14 फरवरी तक करेगा और अगले शीतकालीन खेलों की भी मेजबानी करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। ये 37वां और 38वां कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, यह पहली बार होगा जब शीतकालीन खेल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए प्रतिभा की पहचान करना है। पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किए गए थे। पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था, जिन्हें मूल रूप से ऑल इंडिया ओलंपिक खेल कहा जाता है। आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।